हेलो दोस्तों, कहानी में स्वागत है। चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ लेकर आता था, जबकि उसकी औकात नहीं थी। पर न जाने वह कहाँ से पैसे लाता था। पर एक अजीब बात थी उसमें, वह मेरे लिए महंगी चीज़ लाता, मुझे बहुत खुश रखता, लेकिन रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं उसकी इस बात से बड़ी हैरान थी कि जब वह मुझे इतना प्यार करता है, मेरे लिए कीमती चीज़ भी लाता है, तो फिर मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता था, मुझसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता था, मेरे पास क्यों नहीं बैठता था। एक दिन यही राज जानने के लिए मैं उसके कमरे में जाकर छिप गई कि आज मैं पता करके ही रहूंगी आखिर मेरा पति इस कमरे में क्यों आता है। और जैसे ही मेरा पति उस कमरे में आया तो उसकी हरकत देखकर मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम काव्या है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरी भाभी मेरी खूबसूरती से जलती थी और हमेशा कहती थी कि देखना, ये खूबसूरती एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तब मैं भी भाभी से कहती थी कि भाभी, भगवान से डरो, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे पापा तो थे नहीं, ना ही माँ थी। जब तक मेरी माँ थी तो घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरा भाई भी मेरे से नफरत किया करता था। वह कहता था कि तुम अपनी भाभी का मुकाबला मत किया करो। मुझ में भी थोड़ा गुरूर था। मैं भी किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब मैं यह तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ना कि मेरी भाभी मेरी माँ को बासी खाना दे। जब उन्हें पता था कि मेरी माँ को शुगर की बीमारी है, तब भी वह उनके पास पुराना खाना लाकर रख दिया करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और ऐसे एक दिन माँ को भाभी खाना बना कर दे रही थी। मैंने उनसे गुस्से में कहा कि माँ की तबीयत खराब है, आप तब भी उन्हें बासी खाना खिला रही हैं। इस पर हमारी तू मैं हो गई और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि हाथापाई भी हो गई। लेकिन इसमें मेरे भाई ने भाभी का ही साथ दिया। वह मुझसे ही कहने वाले लगे कि एक दिन तुझे ऐसा सीधा करूंगा कि तू सीधे तीर की तरह हो जाएगी। घर में मैं छोटी हूँ, छोटी बनकर रह। तब मैंने जवाब दिया कि छोटी होने का मतलब यह नहीं कि मैं भाभी की गलत बातों को बर्दाश्त करूं। और फिर उसी रात माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 4-5 दिन मेरी माँ बेचारी बीमारी से लड़ती रही, लेकिन वह मौत से नहीं जीत पाई और भगवान को प्यारी हो गई। अब तो मेरे घर में कोई अपना नहीं बचा था। जो भी रिश्तेदार थे, मेरी मम्मी के ससुराल वाले थे। उन्हें भी माँ के मरने से कोई दुख नहीं हुआ था। अब मैं अकेली पड़ गई थी। मम्मी का काम निपटा कर सारे रिश्तेदार अपने घर चले गए। उसके बाद एक रात भाई मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा भाई मुझे ये कहेगा कि माँ ख़त्म हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। लेकिन उसने तो एक ऐसी बात कही जिसने मुझे हैरान ही कर दिया। कहने लगा, अगले रविवार को तुम्हारी शादी है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाओगी अच्छा है। अब मैं उसके सामने यह तो नहीं कह सकती थी कि लड़का कौन है और कैसा है, लेकिन मैंने इतना ज़रूर पूछा कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो। तो कहने लगा, बस मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तेरे मन में शादी को लेकर कोई अरमान है तो अपने दिल में ही दबा ले, क्योंकि माँ अभी मरी है और मैं यहाँ पर ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं कर सकता और ना ही तेरे दूल्हे को घोड़ी पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं तकिए में अपना मुंह दबाए रोने लगी, लेकिन फिर सोचा कि चलो, शादी तो एक न दिन होनी ही थी और हो जाए तो अच्छा है। कम से कम अपने घर की हो जाऊंगी तो इन लोगों की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम वहाँ पर तो मेरा अधिकार होगा ही और भाभी से भी मेरा पीछा छूट जाएगा। और कोई तरीका नहीं था भाभी से पीछा छुड़ाने का। और इस तरह दिन गुजरने लगे। जब शादी वाला दिन आया तो मैं दूल्हे को देखकर हैरान हो गई। मेरे भाई ने यह किस तरह का लड़का ढूंढा था। मेरे मन में बस यही ख्याल आया, हो ना हो यह भाभी की ही चाल है। वह हमेशा जब भी लड़ाई करती थी तो गुस्से में हमेशा कहा करती थी कि मैं तुमसे बदला लूंगी। तो शायद भाभी ने यही बदला लिया था। जो लड़का दूल्हा बना बैठा था अजीब हरकतें कर रहा था, एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। कोई छोटा बच्चा भी उसे देखकर कह सकता था कि वह पागल है। उसके हाथ में टॉफियाँ थी, बाल बिखरे हुए थे। कपड़े तो उसने नए पहने थे, लेकिन वे बहुत गंदे थे, जैसे कि वह मिट्टी में खेल कर आया हो। मुझे कानों में पड़ोसी की आवाज़ें आने लगी। रिश्तेदार तो कम आए थे, लेकिन हाँ, पड़ोसी इस तरह की बातें कर रहे थे कि लड़का तो देखने में पागल लग रहा है। माँ के मरते ही भाई ने बहन के साथ कैसा रंग बदला है, उसे पागल के हवाले करने जा रहा है। और इस तरह मेरी शादी इस पागल से हो गई। विदाई के टाइम पर मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन रोने के लिए मेरे पास कोई कंधा ही नहीं था। मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही थी। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी भी नहीं होने देती। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था और मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढा था।
आजकल तो अपने घरों की लड़कियों की शादी ऐसे लड़के से भी नहीं करते जिनकी नौकरी तक नहीं होती। यहाँ तो वह पागल था, मुझे क्या खिलाएगा और क्या पिलाएगा और कैसे रखेगा, यह मेरे भाई ने सोचा नहीं। एक पल के लिए भी मन में आया कि मैं शादी से इनकार कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि मेरी ही बदनामी होगी, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप विदा होकर ससुराल चली गई। अब मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। जाते वक्त मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखना चाहा था, लेकिन मैंने अपना सर पीछे कर लिया था। मैं चाहती थी कि लोग देखें कि मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया है, उसका भी तो थोड़ा बहुत तमाशा बने। मैं भी तो उसको जताऊं कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। भाभी भी मुझसे मिलने आई, लेकिन मैं उनसे भी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी करवा दी है, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। भाभी बुरी होती है, घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन इंसान जब एक घर से दूसरे घर जा रहा होता है हमेशा के लिए, तो कम से कम उस वक्त तो इंसान से ये नहीं कहता कि इस घर से दफा हो जाओ। मैंने बस सोच लिया था कि भगवान देख रहा है कि मेरे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है और इसका फल वह मुझे ज़रूर देगा। लेकिन मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा पति पागल था, लेकिन उसका घर बहुत बड़ा था, 5 कमरे थे, उसका एक भाई भी था। जब रात हुई तो मैं घबराई बैठी थी, लेकिन मेरे पति की जगह उसका भाई मेरे कमरे में आया। मैं और ज़्यादा घबराई, लेकिन वह कहने लगा, भाभी आप घबराइए मत, मैं आपसे बस यह कहने आया हूँ कि मैं इस घर में नहीं रहता हूँ, हमारा दूसरा घर भी है। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ वहीं पर रहता हूँ। माँ बाप तो हमारे हैं नहीं, और मेरी पत्नी की विशाल से यानी कि तुम्हारे पति से बनती नहीं है, इसलिए मैं अलग ही रहता हूँ। इसलिए अब यह घर तुम्हें ही संभालना है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या चीज़ की तुम्हें कोई नहीं मिल रही हो, तो घर में तुम बेझिझक मुझे फ़ोन करके पूछ सकती हो। मेरा नंबर वहाँ दीवार पर लिखा है। अगर ये तुम्हें ज़रा सा भी तंग करे तो मुझे कॉल कर सकती हो, लेकिन हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी हो तभी मुझे बताना, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं यहाँ ज़्यादा आना जाना करूँ। तो कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले अपने आप हल निकालने की कोशिश करना। अब यह आपका घर है, जैसे चाहे संभाल सकती हैं। मेरे देवर ने ऐसी बात कही तो मैं मायूस सी हो गई। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने अपने देवर की बातों में हाँ मिला दी। फिर वह कहने लगा कि भगवान पर भरोसा रखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वह ये कहकर वहाँ से चला गया। मुझे मालूम था कि मुझे तसल्ली देकर गया है, लेकिन एक बात अजीब थी कि उसने इस बात को 2 बार दोहराया था कि भाभी तुम चिंता मत करना, देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोचने लगी, आखिर वह इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा था। उसके जाने के बाद मैं उस कमरे में गई जहाँ मेरा पति था। मैंने वह कमरा देखा तो वह एकदम पागल वाला कमरा लग रहा था। चारों तरफ खिलौने थे जो कि बिखरे पड़े थे, और फिर जैसे ही अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम से मैं डर गई। मैंने सोचा कि मुझे कुछ कहेगा, कि मुझे कुछ ला कर दो या मुझसे कुछ बातें करेगा, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। मैं चुपचाप उस कमरे से लौट आई और अपने कमरे में आ गई। एक मन चाहा कि कमरे की कुंडी लगा लूं, लेकिन मैं बिना कुंडी लगाए अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई। न जाने मुझे कितनी सुकून की नींद आई थी। मेरी आंखें सुबह ही खुली, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली मेरे सामने मेरा पति बैठा था। मैं एकदम से डर कर बैठ गई, लेकिन तभी मेरी नज़र अचानक से साथ में पड़ी टेबल पर गई, जिस पर ताज़ा ताज़ा नाश्ता रखा हुआ था। मैंने सोचा नाश्ता कहाँ से आ गया। मैंने सोचा शायद उसका भाई होगा, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरा पति था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नजर डाली तो उसकी भी कुंडी अंदर से लगी थी, जो मैंने रात को खुद से लगाई थी, तो बाहर से खाना कैसे आ सकता था। उसके बाद मेरा पति मुझसे कहने लगा कि नाश्ता कर लो, और खुद भी नाश्ता करने बैठ गया। मैं हैरान थी। मेरे पति को इतना पता है कि हमारी नई नई शादी हुई है और वह मेरे लिए बाहर से नाश्ता लेकर आया है, तो वह किस बात का पागल हुआ। खैर, नाश्ता करते करते हुए गाना भी गुनगुना रहा था, जो किसी कार्टून का गाना था। फिर मैंने सोचा इतना काम तो एक छोटा बच्चा भी कर लेता है। जब उसे भूख लगती है तो वह भी अपने लिए खाना ले ही आता है, उसमें कौन सी अजीब बात है। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और फिर घर के कामों में लग गई। मैंने घर पर देखा तो सभी चीज़ मौजूद थी, इसलिए मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। अब घर कैसे चलाना था मुझे पूरी तरह नहीं पता था, इसलिए मैंने उनके भाई को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। और इस तरह घर में सारा काम अब मैंने संभाल लिया था। हफ्ता ही गुजरा था कि अचानक से एक दिन मेरा पति घर से गायब हो गया। मैंने तुरंत अपने पति के भाई को फ़ोन मिलाया तो उसने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे ही बाहर चला जाता है, शाम होते ही वापस लौट आएगा।
तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर शाम तक नहीं आता तो तुम मुझे कॉल कर देना। लेकिन शाम को मेरा पति घर वापस आ गया, लेकिन उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी। जब उसने पॉलीथीन मुझे पकड़ाई तो मैं हैरान रह गई। उसमें महंगे कपड़े थे। तो मैंने पूछा, ये सब क्या है? तो कहने लगा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। और मुझे देखकर वह अपने कमरे में चला गया। अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया। इस घर में मेरे दिन अच्छे गुजरने लगे थे। जैसा मैंने सोचा था ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। बल्कि जब भी मेरा पति बाहर से घर आता तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ चीज़ लेकर आता। न जाने उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर का हर सामान घर में मौजूद था। और एक बार जब वह घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो मैं उनके भाई को फ़ोन मिलाया। उसका भाई घर पर आया और उसने मुझे 20,000 रुपये दिए। तब मैंने उनके भाई से पूछा कि इस घर का खर्चा भी क्या आप चलाते हैं? तब वह कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं जिनका किराया आता है। महीने में कम से कम 40,000 के आसपास किराया आता है। आज 15 तारीख है, मैं तुम्हें 20,000 दे रहा हूँ और 1 तारीख को मैं फिर तुम्हें पैसे देकर चला जाऊँगा। इस घर में सब कुछ मौजूद था, टीवी, फ्रिज, एसी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने उन पैसों में से घर का कुछ सामान मंगाया। एक दिन भूले भटके मेरे भाई और भाभी घर आ गए। शायद ये देखने आए थे कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा और मेरे रहन सहन को देखा तो वे हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना था। भाभी मुझे देखकर कहने लगी, ये नया जोड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा और मेरे रहन सहन को देखा तो वे हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना था। भाभी मुझे देखकर कहने लगी, ये नया जोड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही बनवाए थे और हमने भी तुम्हें कुछ ऐसा खास नहीं दिया था। मैंने भाभी से कहा, मेरा पति लेकर आया है। तब भाभी मुंह बनाते हुए कहने लगी, तुम्हारा पति कहाँ से लाएगा? तुम्हारे पति को तो मुंह तक नहीं धोना आता, फिर वह तुम्हारे लिए नए कपड़े कहाँ से लाएगा? मैंने कहा, नहीं, मेरे पति को मुंह क्यों नहीं धोना आता, उसे सब कुछ आता है। और यह देखिए, मैं आपको बहुत सी चीज़ दिखाती हूँ जो सब मेरा पति मुझे लेकर आया है। मैंने अपनी भाभी को जो चीज़ दिखाई, मेरी भाभी देखकर हैरान हो गई। कहने लगी कि तुम्हारा पति ये सब चीज़ कहाँ से लाया? कहीं चोरी करके तो नहीं लाया? मैंने कहा, नहीं, चोरी करके नहीं लाया, सभी चीज़ न्यू हैं। तो भाभी कहने लगी, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। शायद वह मुझसे चिढ़ रही थी, वह मुझे खुश नहीं देखना चाहती थी। मैं थोड़ी सी परेशान सी हो गई थी। खैर, मैंने भी उनको बड़े ही रौब से सारी चीज़ें दिखाई ताकि उनको जलन हो और थोड़ा भड़का सकूं। भाभी कहने लगी, मैं तो सोच रही थी कि मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भाई से भी कहा, भाई, आपने कुछ गलत नहीं किया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस घर में आराम की सब चीज़ें मौजूद हैं। हम लोग भी तो गरीब थे। अगर मेरी शादी कहीं और होती तो शायद गरीब घर में ही होती। लेकिन देख लो, इस घर में तो एसी है, टीवी है, सब कुछ है। गर्मी भी होती है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का ये सब बातें सुनकर मुंह लटक गया था और शायद इस बात को लेकर वह घर जाकर भाई से झगड़ा भी करने वाली थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था उनको ही सज़ा मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं खुद बड़ी हैरानी में थी कि मेरा पति मेरा कितना ख्याल रखता है, मुझे सब चीज़ ला कर देता है, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। मैं घर में घूम रही थी, अचानक से मेरे पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया। तो मेरे पति ने मेरे पैर पर पट्टी भी बांधी। लेकिन बस इसी बात की हैरानी थी कि वह दूसरे कमरे में जाकर क्यों सो जाता है और क्यों अपने कमरे को लॉक कर लेता है। ये मेरी समझ से बाहर था। लेकिन मैंने फिल्मों में देखा था कि शायद प्यार से एक पागल आदमी को भी ठीक किया जा सकता है। तो मैं बस यही सोच रही थी कि यह मुझसे बात करे तो शायद ये ठीक हो जाए, और अगर मैं इसे ठीक कर पाई तो दुनिया का सबसे अच्छा मर्द साबित होगा, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत भी था और जवान भी था। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, घर में हर चीज़ मौजूद थी। अगर वह पागल ना होता तो बहुत अच्छा होता और मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती। मैंने कहीं सुना था कि पागलों को अगर बहुत प्यार दिया जाए तो वह बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, और ऐसे इंसान उनसे भी बहुत प्यार करते हैं जो उनके करीब होते हैं। लेकिन मुझे कुछ कुछ मामला समझ आने लगा था। मैं समझ गई थी, हो ना हो उस कमरे में ही कुछ ऐसा है जो इस राज का पता मुझे बता सकता है। अब कैसे भी करके मुझे इस कमरे में जाना था। एक दिन वह घर पर नहीं था। उस कमरे में गई तो मुझे इस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक दिन मैंने उसका पीछा करना चाहा और उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन मैं रास्ता भूल गई, इसलिए मैं वापस घर लौट आई। क्योंकि वह थोड़ी दूर के जाने के बाद अचानक से कहीं गायब हो गया।
फिर मैंने सोचा कि कहीं पार्क में जाता होगा बच्चों के साथ खेलने, क्योंकि उसके पास बहुत सारे खिलौने भी थे। इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके कमरे में छुप कर देखूं कि वह कमरे में करता क्या है। और एक दिन उसका कमरा खुला था, इसलिए दोपहर को ही जाकर मैं उसके कमरे में बैठ गई। सोचा जब आएगा तो मैं कमरे में छुप जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह घर में आया मुझे पुकारने लगा। कुछ ही दिनों से वह मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था, इसलिए उसने मेरा नाम भी जान लिया था। मैं कभी कभी उसकी तरफ देखती थी तो मुझे बहुत तरस भी आता था कि वह जन्म से तो पागल नहीं होगा। आखिर इसको ऐसा क्या हुआ है कि वह पागल हो गया। उसके माँ बाप ने भी उसे अच्छा खासा पैदा ही किया होगा। मैंने यह भी सुना था कि इन लोगों की उम्र भी बहुत कम होती है। मैंने अपने पति के भाई से भी कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। बस हमेशा ही कहते थे कि इस वक्त के साथ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यह तो कोई बात नहीं थी कि वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने पति की पुरानी कुछ तस्वीरें भी देखी थी जिनमें वह बहुत गुस्से वाला और जिद्दी लग रहा था। खूबसूरत इतना था, ऐसा लगता था जैसे पूरे घर का एक अकेला लाडला हो। पर पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया था। कहीं उसे किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी। मन में हमेशा मेरे ऐसे ही ख्याल आया करते थे। खैर, आज तो मुझे मालूम होने ही वाला था कि वह कमरे में करता क्या है। सबसे पहले तो मेरे कमरे में गया, लेकिन जब मैं उसे वहाँ नहीं मिली तो उसने शायद मेज़ पर कुछ चीज़ रखी। वहाँ से आया क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद वह इस कमरे में आया जिसमें मैं छुपी बैठी थी। वह अंदर आया, उसने अंदर की कुंडी लगा ली और आकर कुर्सी पर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। मैं पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। उसने अपने सर को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे किसी गहरी सोच विचार में बैठा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल है ही नहीं। अब तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है जो मेरी समझ से बाहर है। उसके 5 मिनट बाद ही उसने अपनी जेब से बहुत बड़ा फ़ोन निकाला। फ़ोन देखते ही मैं हैरान हो गई। नया फ़ोन था, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था, जबकि उसकी सारी चीज़ें टूटी हुआ करती थी। उसने फ़ोन निकाला और फ़ोन पर बातें करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बातें शुरू की, मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वह किसी से बड़ी ही समझदारी से बात कर रहा था और कह रहा था अगर डील हो जाती तो कर लो, जो पैसा लगाना है लगा दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। मैं हैरान थी कि कैसे एक पागल आदमी यहाँ बैठा बिजनेस की बातें कर रहा है, लेकिन फिर क्यों यह दुनिया के सामने पागल बना हुआ है। और फिर मुझे भी यही बताया गया कि वह पागल है। कम से कम मेरा पति है, मुझे तो अपनी सारी बातें बता ही सकता है। पहले सोचा कि सामने जाऊं और उससे पूछ लूं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ आगे क्या करता है। उसकी थोड़ी देर बाद ही उसने फ़ोन काटा और अपनी जेब से बहुत सारे रुपए निकाले और साइड वाले टेबल पर रख दिए। उसने फिर से एक फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार मैं समझ गई थी कि वह किससे बातें कर रहा था। दूसरी साइड शायद उसका भाई था और उससे कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी बीवी को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आखिर वह मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन शायद उधर से उनका भाई कह रहा था कि अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मेरा पति कहने लगा इसमें जल्दबाजी क्या है, मेरी शादी को 4 महीने हो चुके हैं और अब जब मेरे नाम का जिक्र हुआ तो मैं तुरंत निकलकर बाहर आ गई। मुझे देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फ़ोन काटा और साइड में रख दिया। मैंने कहा आखिर तुम सबके सामने पागल क्यों बने हुए हो? अगर तुम पागल नहीं हो तो ये क्या ड्रामा है? कहने लगा तुम शांत रहो, देखो मैं तो वैसे भी तुमसे बात करने ही वाला था और सब कुछ सच बताने ही वाला था। मैंने कहा बताओ फिर क्या बात है जो मुझसे छिपी हुई है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में वह खड़ा हुआ और मुझे चुप कराते हुए बोला तुम रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। तब उसने मुझे बताना शुरू किया और कहा कि मैं इस मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था और एक अच्छी नौकरी भी करता था। मैं अभी भी इस नौकरी में हूँ और ऑनलाइन काम करता हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती कुछ बेकार लोगों से हो गई थी जो अच्छे नहीं थे। उनकी संगत अच्छी नहीं थी। एक दिन हम कहीं साथ में गए और वहाँ हमने खाना खाया। उन्होंने मुझे शराब पिलाई और इसी नशे की हालत में हम लोगों की आपस में लड़ाई हो गई और लड़ाई में उनमें से एक लड़का मर गया, जिसका सारा इल्ज़ाम मेरे दोस्तों ने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं उस समय पागल बनने का नाटक ना करता तो आज मुझे सज़ा हो गई होती और मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद गई हो गई होती। जिस वक्त वह मरा था वह सारे लड़के वहाँ से भाग गए थे और मैं वहीं पर रह गया था। मुझे इस लड़के पर तरस आया था। मैं उसकी जान बचाना चाहता था,
लेकिन इतने में पुलिस आ गई और मुझे पकड़ लिया और सारा इल्ज़ाम मुझ पर लग गया था। जब मुझे पुलिस थाने ले जा रही थी तो मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे कि मुझे सज़ा हो जाएगी और मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मुझे सदमा लगा है और मैं पागल हो चुका हूँ। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहा। उन्हें लगा कि शायद यह आदमी पागल हो चुका है, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। मेरे सारे दोस्त इसी मोहल्ले के थे और इस चीज़ के दौरान उनका भी बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए मैंने मोहल्ले के सामने पागल बने रहने की एक्टिंग शुरू कर दी ताकि वे लड़के मुझे कुछ नुकसान न पहुंचाए और अपने भाई के साथ मिलकर अपना काम जारी रखा। लेकिन जब तुम्हारे भाई ने यह जानते हुए भी कि मैं पागल हूँ तुम्हारा रिश्ता मुझसे करवा दिया, मुझे बड़ी हैरानी हुई। जब हमने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी भाभी और भैया तुम्हारी माँ की मरने के बाद तुम पर जुल्म करते हैं और तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए बगैर तुम्हें देखे हाँ कर दी। मैंने सोचा कि मैं कुछ पुण्य कमा लूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता था कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि मैं मामला अभी ताज़ा था। मैंने सोचा था कि शायद वे मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे या फिर मैं इस मोहल्ले से निकल जाऊंगा, तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें सब नहीं बता रहा था और मैं इस डर से कि तुम मुझे कहीं छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें भी ला कर देता था ताकि तुम खुश रहोगी और यहाँ से जाने की नहीं सोचोगी। जो तुमने भाभी भैया के घर दुख झेला था उससे तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं बाहर काम पर तो जाता हूँ लेकिन सारा दिन तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। बस तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहता हूँ कि कब तुमसे अच्छे से बात कर पाऊँगा और कब तुमसे अच्छे से मिल पाऊँगा। इतना सब सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। मुझे इतना अच्छा पति मिला था। तब मेरा पति कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो? तब मैंने कहा, मैं खुशी से रो रही हूँ, यह मेरी खुशी के आंसू है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पाया है। और फिर मेरे पति ने मुझे हंसाने के लिए तुरंत कहा कि तुम दुख में भी रोती हो और सुख में भी रोती हो, और मुझे तुरंत हंसी आ गई। उसके बाद मेरा पति कहने लगा, तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन की बात है। या तो ये वह इस मोहल्ले से चले जाएंगे या फिर हम इस मोहल्ले से निकल जाएंगे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा सब्र करो। बस तुम्हें ये राज न बताने का कारण यही था कि कहीं तुम्हारे मुंह से यह सब बातें कहीं निकल ना जाए। आज मैं अपने पति को पाकर बहुत खुश थी। मेरे भाई भाभी ने तो मेरी किस्मत शायद पागल से बांधी थी, लेकिन मेरा पति पागल नहीं था। न जाने मुझे मेरे किस पुण्य का फल मिला था। मैंने आज तक शायद किसी का बुरा नहीं किया था और यह उसी का फल था। और फिर धीरे धीरे मैंने मोहल्ले में यह बात फैला दी कि मैंने अपने पति का इलाज शुरू करवा दिया है। अब बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं पलट कर भी अपने भैया और भाभी का मुंह नहीं देखा और अपने पति के साथ सुखी सुखी रहने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।